हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर रियल नंबर्स को हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उससे पहले हम इस चैप्टर से बेसिक को समझते हैं कि इसमें बेसिक क्या हमें पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा हुआ है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यहाँ पे हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा आर है, बी है, ये इसे क्या कहते हैं, और जो ए हमारा दिया हुआ है जैसे ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, ये दिखा है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो ये दिया हुआ है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर क्या है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ये हमारा क्या है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा दिया है ए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी क्यू और आर, इसके बराबर मैं बताता हूँ ये क्या होता है। देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड यानी कि भाज्य। ठीक है, ए को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, और ये हमारा क्या, डिवीजर। डिवीजन मीन्स होता है भाजक। ठीक है, उसके बाद हमारा क्यों दिया है, क्यों का मतलब है क्वाटेंट। क्वाटेंट मीन्स हमारा क्या हो जाता है, भागफल। ठीक है, क्वाटेंट हमारा क्या होता है, भागफल। उसके बाद जो आर हमारा आता है, आर को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स हमारा क्या होता है, शेषफल। ठीक है, तो ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए वो हमारा होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। इस इक्वेशन को हम समझे। ठीक है, और ये जो हमें दिया हुआ है, जैसे ए बराबर में आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन, जो आपको ये कंडीशन दी गई है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है देखिए, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, आर इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन बी। यानी कि आर जो होगा, आर का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और बी से छोटा होगा। मतलब 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, जैसे 0, फिर और आर बी से छोटा होगा तो बी की वैल्यू जो इस पर दी जाएगी, जैसे ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताया आपको, तो ए इक्वल टू में इसे लिखा हुआ यहाँ पर 6 क्यू प्लस 3, तो यहाँ पर इससे बी से कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, यहाँ से 6 मिल जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी इक्वल टू में 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम आर की वैल्यू लेते हैं तो आर की वैल्यू में हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू कैसे लिखेंगे, जैसे आर इक्वल टू में 0 1 2 3 4 और 5 6 नहीं लेंगे, क्योंकि 6 से लेस देन होना चाहिए आर की वैल्यू। तो आर 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम आर की वैल्यू को लेंगे। उसके आगे देखते हैं।
उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 1450 यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम के तरीके से कैसे करेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं वो एलसीएम निकालना सीखें, क्योंकि इसमें दो चीज़ और है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, लासा लेना, यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकालना। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्त, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मासा कहते हैं। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 40, 52 और 2 नंबर हमें दिए हुए हैं 12। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर पहले भी नंबर को कंपेयर करेंगे, कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसको इसे हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर देन है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि जो नंबर हमारा ग्रेटर देन होता है उसी को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 4052 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर जो आएगा हमारा आंसर, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स इसको ले जाएंगे, तो 3 टाइम करने पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 12,156 आएगा। तो यहाँ पे 12,156। अब यहाँ पर इसको क्या हमारा बचेगा, 6 जब आएगा 0 बच जाएगा ये हमारा। और ये हमारा क्या, 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, और ये 4 बचेगा, और ये 0 0। ठीक है, ये 0 0 हमारा आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब फिर से हम इस तरीके का ब्रैकेट बनाएंगे, और इस नंबर को अब हम अंदर रखेंगे, यानी कि 4052। ये एलसीएम लेने का हमारा तरीका होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर लेंगे, और 420 यानी कि 420। तो 420 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 1 टाइम्स में ही हम ले जाएंगे, और 1 टाइम में हमारा 420 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तो हम देखते हैं कि इसको कितने बार हम करें, ताकि 4052 के आसपास कुछ हमारा नंबर आ जाए। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 8 से करके देख लेते हैं कितना आएगा। 8 से करने पर भी कम आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 9 से करते हैं। ठीक है, तो इसको हम 9 से करेंगे, 3780। 9 से करने पर हमारा ये आएगा 3780। और यहाँ पर 2 बचेगा हमारा, 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 9 में 7 करेंगे तो 2 बचेगा, और ये 3 से 3 कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको फिर से हम उसी तरीके का ब्रैकेट बनाएंगे, और फिर से हम इस नंबर को 420 को अंदर रखेंगे, 420। अब हम देखते हैं कि 420 यानी कि यदि हम इसको 2 टाइम्स ले जाते हैं तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा, 500 आएगा। तो इसको हम एक बार में ही करेंगे, यानी कि 1 टाइम्स में 272। अब इसको डिवाइड 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 8 बच जाएगा। यहाँ पर 11 में 7 करेंगे तो 4 बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर हमारा 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब इस नंबर को हम अंदर रखेंगे, 272 को अंदर रखेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे। इसको भी हम 1 टाइम्स में ही करेंगे, 148। तो 12 में 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 6 में 4 करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, और 2 में 1 करेंगे तो 1 बचेगा, 124। अब 124 फिर वही स्टेप, यानी कि अब इस नंबर को हम अंदर लिखेंगे 148। इसको 1 टाइम्स करेंगे तो 1 टाइम्स में हमारा क्या बचेगा, 124। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 24। अब इसको हम फिर से ब्रैकेट बना लेंगे। इसी प्रकार आपको इसी तरीके से करते जाना है। ठीक है, अब इस नंबर को 124 को अंदर रखेंगे हम, 124। तो 124 को हम कितने टाइम्स, 24 से हम कितने टाइम्स ले जाएंगे, लगभग में ये आपका 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा,
120, ठीक है। तो हम इसको 5 टाइम ले जाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 120। तो ये हमारा जो रिमाइंडर फाइनली बचेगा वो बचेगा यानी कि 4 आएगा। तो अब इस 24 को अंदर रखेंगे हम। अब इसको जब हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 24 हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 24, और अब 4 को करेंगे 4 से 6 टाइम में तो ये 24 पूरा हो जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा वो 0 बच जाएगा। तो यहाँ से यदि हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे, इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 हमारा नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, यानी कि यूक्लिड विभाजन तो प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग इसको लिखा कैसे जाएगा वो भी हमें देखना है। तो कैसे करना है, देखिए इसको हम लिखा रहने देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से कैसे लिखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या होती थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आगे यहाँ पे लिखा था आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, उसको आगे में इन दो क्वेश्चंस में उसको समझाएंगे कि उसका मतलब क्या है, कैसे उसको यूज करना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो आपको दिया गया है इस फॉर्म में ही इसको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको डिवाइडेंड डिवीजर क्वाड्रेंट लिख के सिखाया था, उसी में एक चीज और समझ, जैसे सपोज आपको दिया जाता है 16 को आप डिवाइड करते हैं, तो 16 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 से करेंगे तो ये कितना आएगा 4 4 या 16 हो जाएगा। इसको रिमाइंडर हमारा यहाँ से 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी और बी की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी और क्यू हमारा हो जाएगा 4, यानी कि ए बराबर बी क्यू, और ये हमारा जो यहाँ पे एक्स लिखा है यानी कि यहाँ पे 0 होगा, भाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए की वैल्यू क्या है 16 इक्वल टू बी क्या है हमारा 4, क्यू क्या है 4 प्लस आर हमारा क्या होता है, आर हमारा 0 है। तो 16 इक्वल टू में 4 4 या 16 हो जाएगा। ये देखिए अब इक्वल टू एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है। तो इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे कि इसको लिखना कैसे। देखिए अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी हमारी वो क्या हो रही 12, यानी कि 12,576। अब ए की वैल्यू लिखेंगे 12 इक्वल टू बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4052 इंटू क्यू की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3 और प्लस में आर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 420 बचा है 420, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे 4, उसी प्रकार हर स्टेप का हम इसी प्रकार लिखते रहेंगे। जैसे 4052 है तो 4052 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बी क्यू क्या हो जाएगा 420 इंटू 9 प्लस 272, ठीक है। उसके बाद इसको लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हमारा ये आएगा 420 इक्वल टू में जब 420 हो जाएगा तो उसके बाद 272 लेंगे, 272 इंटू, और यहाँ पर इसको हम 1 टाइम्स में ले जाएंगे तो 1 प्लस फिर हमारा क्या बचेगा 148, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या रहा 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। उसके बाद हमारा क्या स्टेप मिल रहा है, ये वाला लिख लिया है। अब यहाँ पे 124 148 वाला 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इसमें क्या है 24 रिमाइंडर हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें भी सेम तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे 124 इक्वल टू और 24 और ये 5 क्यों, यानी कि 5 और प्लस रिमाइंडर इसमें हमारा कितना बच जाएगा 4 बचेगा। अब उसके बाद लास्ट में हमारा क्या बच रहा है 24, यानी कि 24 इक्वल टू फिर से क्या लेंगे 4 इंटू 6 प्लस 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये नंबर हमारा 4 है, इसी 4 को हम क्या कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है, जो कि यही हमें 4 आंसर निकालना था। तो इसको क्या कहेंगे HCF कहा जाएगा।
अब यदि आप किसी भी टर्म में इसका सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए 12, कोई भी एक लाइन लीजिए, जैसे ये 420, किसी भी एक स्टेप को यदि सॉल्व करेंगे तो ये LHS बराबर RHS ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करें, क्योंकि इसका मतलब क्या होता था, मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ पर कि ए बराबर में BQ+R, जब ए बराबर में BQ+R वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो ए बराबर BQ+R सॉल्व करने पर ही 16 = 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए बराबर BQ+R, अब इसमें किसी भी टर्म को यदि आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका LHS बराबर RHS ही आएगा। तो इस प्रकार फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करना है। उसके आगे में क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 के रूप का होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूर्णांक को दर्शाएंगे, तो यहाँ पर दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर वाले नंबर आपको पता भी होंगे क्या होते हैं, जैसे कोई नंबर लिखते हैं, हमारा क्या 0 है, -1, -2, -3, -4, ये सभी हमारे नंबर क्या इंटीजर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये लेफ्ट राइट साइड पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स लिए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो ये नंबर हमारे इंटीजर होते हैं। अब इसी के बेस पे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो दिया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको इसमें हम पहले सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे, A = BQ+R। अब यहाँ पर जो आगे की कंडीशन थी हमारी, R > 0 एंड लेस देन B, ठीक है, R > 0 एंड लेस देन B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन को समझेंगे कि इसका क्या यूज होने वाला था, ठीक है। देखिए जब यह क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक है यानी कि ऑड इंटीजर लिया जा रहा है, तो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा, यानी कि 4q+1 4q+1 और 4q+3 के रूप का होगा, ठीक है, 3 के रूप का होगा, और 1 3, अच्छा 1 3 जो यहाँ पे नंबर दिए गए, जैसे ये 1 है, ये 3 है, तो ये हमारे कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं हैं, ठीक है, ये विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या यानी कि जो हम इसमें वैल्यू रखते जाएंगे और सॉल्व करेंगे, लास्ट में सॉल्व करने के बाद हम 4q+1 या 4q+3 हमारा उस सीक्वेंस में भी आएगा। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा होता है वो कैसा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, 4q+1 और 4q+3 के रूप का है। तो इसको करना कैसे है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 4q+1 और 4q+3, 4q+3, ठीक है, 4q+1 4q+3। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या होती है, A बराबर में BQ+R, A बराबर में BQ+R और R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे A बराबर BQ+R और R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू लेंगे जो हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमें क्या है, 4q+1, 4q+1, तो 4q+ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या जो
ले रहे हैं ए इक्वल टू में फंक्शन लिख लीजिए ए बराबर में। तो यहाँ पर अगर बी की जगह देखेंगे तो बी की जगह पे हमारा 4 आ रहा है, यानी कि जो बी का मान हो यहाँ पे हो रहा है वो बी का मान क्या है हमारा, बी इक्वल टू में 4। तो जब बी का मान 4 होगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आर इक्वल टू 0 से बड़ा है उसके बराबर, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 तक ही लेंगे क्योंकि बी से कम लेना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 4q प्लस 1, यानी कि ए इक्वल टू में 4q प्लस 1, ए इक्वल टू 4q प्लस 1 हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते कैसे, देखिए माना एक धनात्मक पूर्णांक ए, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक के बेस पे करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक एक करके वैल्यू लिखते जाएंगे, यानी कि ए इक्वल टू में बी में हम क्या लिखेंगे, पहले बी के जगह पे लेंगे 1, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, जब आर की वैल्यू 0 लेंगे, यानी कि जब हम ये क्या करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, बी क्यू प्लस आर में जब मान रखेंगे, जैसे बी की वैल्यू 1 लें इंटू क्यू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू की जगह क्यू ही रहेगा, प्लस आर की वैल्यू 0 लिखेंगे, तो ए बराबर में हमारे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, एक बार तो हमारा क्यू आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन, यदि आप ऐसे समझना चाहें तो इक्वेशन के बेस पर भी इसको लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दें। अब उसके बाद दिया हुआ है, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हम देखेंगे इसमें ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, अब यहाँ पर जब 2 होगा यानी कि 2q, तो ये आ जाएगा 2q, और यहाँ पे रखेंगे 1, तो यहाँ पे 2q प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि 2q प्लस 1, और b के जगह पर हम जो टर्म लेंगे वो b की वैल्यू हमारी क्या 4 रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम 4 ही रखेंगे, जैसे यहाँ पर b लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4q प्लस, यानी कि 4q, ये आएगा 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4q मिल जाएगा हमारा। ठीक है, 4q हो जाएगा। अब यहाँ पर भी b की वैल्यू तो हमें 4 ही लेनी है, तो b की वैल्यू 4 लेने पर क्या बन जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू में 4q प्लस आर, a इक्वल टू में 4q प्लस आर हो जाएगा। तो ये अब r के जगह पर 0 ले चुके हैं, अब r के जगह पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1, तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पर जो 4q प्लस 1 आ रहा था वो 4q प्लस 1 हमारा मिल चुका है यहाँ पे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, अब फिर से लेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि अब फिर से 4q प्लस 2, अब सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं a इक्वल टू में 4q प्लस 3। ठीक है, a इक्वल टू में बस 3 तक ही लेना था क्योंकि 4 तो वैल्यू ही है, 3 तक हमें लेना था। अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यानी कि 4q प्लस 1 4q प्लस 3 दो मान दिए गए थे। अब दो मान 4q प्लस 1 ये हमारा आ चुका है, 4q प्लस 3, तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं कि यह विषम धनात्मक या विषम पूर्णांक है, ऐसे लिख देंगे यह विषम पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, यह हमारा कैसा है, यह समपूर्णांक है, यह समपूर्णांक है। अब इसके बाद हमारा दिया है a बराबर में 4q प्लस 1, तो 4q प्लस 1 यह विषम पूर्णांक है, ये हमारा कैसा पूर्णांक होगा, विषम होगा। तो यह हमारा कैसा हो जाएगा, यह हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी बेस पर हम आगे लिख सकते हैं कि अतः 4q प्लस 1 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यहाँ लिखेंगे अतः 4q प्लस 1 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं।
ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, यही चीज हमें प्रूव करना था, विषम धनात्मक पूर्णांक के बेस पर इसको हमें दिखाना था। उसके बाद सेम क्वेश्चन हमारा ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक हो। यहाँ पर धनात्मक विषम, ये भी धनात्मक विषम लिया जा रहा है, यानी कि इसमें भी जब हम सॉल्व करें, जैसे 4q+1 और 4q+3 था, अब यहाँ पर भी 4q+1 या 4q+3 के रूप में ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से हम करें, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया हुआ है, इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, और वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जानी चाहिए। देखिए, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे 2 नंबर में दिए हैं कि विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, काजू की बर्फियां जो होंगी, काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां कितनी दी हुई है, हाँ 420 काजू की बर्फियां हैं। और बादाम की बर्फी कितनी दी हुई है, 130 बादाम की बर्फियां। ठीक है, बादाम की बर्फियां कितनी है, 130। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हैं, तो इस कंडीशन में हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम पहले बेसिकली इसको कंपेयर कर लेंगे, कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो ग्रेटर देन 420 है, तो 420 अंदर रखेंगे और 130 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 130 से करेंगे तो लगभग कितने बार, यानी 2 टाइम्स करेंगे। 2 टाइम्स करने पर हमारा कितना 260 हो जाएगा, और यदि 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम पे हमारा कितना आएगा 390। ठीक है, तो 3 टाइम्स करते हैं तो 3 टाइम पे 390 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 और 12 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में 9 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 3 बचेगा 30। अब 130 इसको अंदर रखेंगे हम 130 को, तो अब 30 से इसको डिवाइड करेंगे 34 टाइम्स में 120। अब यहाँ पर हमारा 10 बच जाएगा, यहाँ अंदर 30 आ जाएगा, और 10 3 से कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बचा 0, यानी कि अब प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ परात में न्यूनतम स्थान के, तो 10-10, इस काम में 10-10 बर्फी लगानी पड़ेगी 10। जो आपका एचसीएफ आ जाएगा वो एचसीएफ आपका हो जाएगा 10। इस कंडीशन में एचसीएफ ही निकालना। तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में, यहाँ लिख दीजिए, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चंस को करना था।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।